हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। इसके पहले दो पार्ट में हमने पढ़ा मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम। तो इससे हम चालू करेंगे किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास के। तो स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे क्या है, क्या है। इट इज a यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये है यूनिक, अरे भाई कैमरे पर मैंने क्यों लिख दिया भाई, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। जहां पे लिखना है वहां तो भी कुछ लिखता नहीं। यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये तो कुछ बताने जैसी बात ही नहीं है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब मैं इसको ये दूंगा, इसके पास अगर ये नहीं हुए तो मैं उसको मदद करूंगा। जैसे स्कूल में होता है, इसके पास पेंसिल नहीं है मैं उसको पेंसिल दूंगा, मेरे पास स्केल नहीं वो मुझको स्केल देगा, ऐसा ही कुछ। तो देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। अरे क्या भूल गया मैं, क्या तो भूल गया। हाँ, तो ये बताना भूल गया कि स्टडी ऑफ फंजाई को हम कहते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई को कहते हैं माइकोलॉजी। तो क्या पढ़ रहे थे हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमको एनसीईआरटी में दिए हैं दो एग्जांपल। फर्स्ट इज लाइकेन एंड सेकंड इज माइकोराइजा। लाइकेन एंड माइकोराइजा, ये क्या माय माय किया है इधर, माइकोलॉजी और लाइकेन और माइकोराइजा। तो पहले पढ़ेंगे लाइकेन। तो लाइकेन, लाइकेन में पढ़ेंगे ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो किस किस के अंदर का है, फंजाई और अल्गी के अंदर का। तो इसमें क्या होगा, फंगाई को हम कहेंगे माइकोबायोट, फिर से माय आ गई, माइकोबायोट। और अल्गी को कहेंगे फाइकोबायोट। तो फाइकोबायोट मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड न्यूट्रिएंट जो है वो फंजाई को प्रोवाइड करेगा, सप्लाई करेगा। और माइक्रोबायोट जो है वो क्या करेगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग करेगा अल्गी के अराउंड। तो ऐसा कुछ है, मतलब ये एक दूसरे को सिंपल लैंग्वेज में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उनके इनके लिए जो यूजफुल है वो मिलाने के लिए वो हेल्प करेंगे एक दूसरे को। ऐसा ही कुछ माइकोराइजा में है। तो देखेंगे माइकोराइजा में फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का रिलेशन है, वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो लाइकेन फंगी और अल्गी में, और माइकोराइजा फंगी और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में। LFA MFR, LFA MFR, LFA MFR, लाइकेन अल्गी माइकोराइजा फंगी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो some unicellular fungi are used to make bread and beer। तो ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए तो ये यूज है इसका, यूजफुलनेस। ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए सम यूनिक सेलुलर फंजाई यूज किए जाते हैं। तो जिस उनको हम कहेंगे ईस्ट, ईस्ट साइक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये तो आपने पढ़ा ही होगा 8-9 स्टैंडर्ड में, साइक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो ये यूज होता है ब्रेड एंड बियर पर बनाने के लिए। कौन सी प्रोसेस होती है वो, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। फिर उसको बेक किया जाता है, उससे ब्रेड बनता है, वो तो अलग बात है। और हमें फिलहाल एनसीईआरटी में इतना ही दिया है तो उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा हम दिमाग नहीं चलाएंगे। उतना तो पढ़ो पहले, बाद में कुछ रहे तो पढ़ लेंगे। सम यूनिसेलुलर फंगा आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ठीक है, उसको कहेंगे ईस्ट। फंजाई कॉजेज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ
अच्छा भी है तो कुछ बुरा तो होगा ही, ठीक है, कुछ बुरा तो होगा ही, तो वो भी पढ़ लेते हैं, क्या कर सकते हैं, दिया तो बुरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो फंजाई क्या करता है, कॉजेज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब तरफ यही दिया है। तो फंजाई से क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीजेस कॉज हो सकते हैं। तो रस्ट कॉजिंग पुसेनिया, तो रस्ट नाम का डिसीज जिससे होता है पुसीनिया 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 फर्स्ट पुसीनिया फर्स्ट पुसीनिया पुसीनिया, तुमने पुसीनिया। तो रस्ट कॉजिंग क्या होगा, पुसीनिया जो होता है प्लांट से, मेनली कौन सा प्लांट होगा, व्हीट, व्हीट के प्लांट में ये मेनली होता है रस्ट कॉजिंग पुसीनिया। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो पढ़ेंगे आगे, फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक आपने देखा होगा मेडिसिन में, वैक्सीन में तो ये यूज ही होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे एंटीबायोटिक, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटाटम, तो फंगस से एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट होता है। तो कौन सा फंगस, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम, तो ये इससे एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लो। तो ये किसने एक्सट्रैक्ट किया था, पेनिसिलियम से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये जो चाचा थे इन्होंने ये एक्सट्रैक्ट किया था। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चाचा जी, उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट किया था, उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट किया था क्या, एंटीबायोटिक्स फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम। तो ईयर भी मेरे पास है, इसका रिसर्च किया मैंने थोड़ा, तो 1928 में ये एक्सट्रैक्ट हुआ था, एक्सट्रैक्ट हुआ था फर्स्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम फंगस, कौन सा, पेनिसिलियम नोटाटम। तो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स क्या था, पेनिसिलियम। अगर आपको फंगस पूछा जाए तो पेनिसिलियम नोटाटम, सिर्फ सोर्स पूछा जाए तो पेनिसिलियम फंगम, क्या, हाँ हाँ, तो आपको सोर्स पूछा जाए तो पेनिसिलियम, और कौन सा फंगस वो पूछा जाए तो पेनिसिलियम नोटाटम। आगे पढ़ेंगे, फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, कोई लोगों को इस समझ में नहीं आता। तो कॉस्मोपॉलिटन क्या है देखेंगे, कॉस्मोपॉलिटन मतलब कुछ लोग इधर भी मिलते हैं उधर भी मिलते हैं, घूमते ही रहते हैं, सब तरह होते हैं, इसको बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन। ऑकर एवरीवेयर, स्कूल में चले जाओ वहां भी वो लोग, घूमने चले जाओ वहां भी वो लोग, मतलब वो हमें छोड़ते ही नहीं है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कहीं भी, एयर, वाटर, लैंड, एनिमल्स, प्लांट, सब तरफ, वो सब तरफ, उसको क्या कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटन, सब तरफ सब तरफ सब तरफ कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, सब तरफ वो मिलेंगे, इसलिए हम कहेंगे उनको कॉस्मोपॉलिटन। अरे मैं गिर गया था। प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, तो ये प्रेफर करता है वहां, उनको वो एनवायरमेंट ग्रोइंग के लिए सुटेबल होता है, सुटेबल होता है, कौन सा, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट, मतलब ऐसा पानी जैसा, मतलब गर्मा गर्म, क्या बोलेंगे उनको, ऐसा एकदम हॉट एनवायरमेंट उनको ग्रोइंग करने के लिए सुटेबल होता है। तो हमने इतना पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई। तो चलिए पढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़े फंगाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, तो फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। तो स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास। तो फंजाई आर फिलामेंटस, तो फंजाई फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस, फिलामेंट्स मतलब देखो, their body consists of long slender threads like structures called hyphae। तो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक, तो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, धागे जैसे, ये देखो, ये फिगर इसके लिए निकाला है मैंने,
तो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, इसलिए इसको कहेंगे हाइफी। हाइफी, तो हाइफी से बना होता है फंगस का बॉडी, फंजाई का बॉडी। तो इसलिए हम इसको कहेंगे द फंजाई आर फिलामेंटस। तो हाइफी क्या होता है? लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो धागे जैसे जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे फंजाई की बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है, तो वो क्या है देखेंगे। तो फंजाई आर फिलामेंटस इसके लिए एक एक्सेप्शन है, तो क्या है? टू ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर। तो ईस्ट जो यूनिसेल्युलर होते हैं वो फिलामेंटस नहीं होते, बाकी सब होते हैं। ईस्ट छोड़ के, ईस्ट ये फंजाई छोड़ के बाकी सारे होते हैं फिलामेंटस। तो हमने जैसे देखा लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं, और नेटवर्क ऑफ हाइफी। अब देखो, एक हाइफी ये हो गया, इसको कहेंगे हाइफी, और ये है नेटवर्क ऑफ हाइफी, एक ही हाइफी, इसको कहेंगे हाइफी। और ये नेटवर्क है बहुत सारा, नेटवर्क मतलब एक से ज्यादा, क्या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा हाइफी जहां पर होंगे उनको क्या हम बोलेंगे? नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसेलियम। माइसेलियम, माइसेलियम, माइसेलियम हम इसको कहेंगे माइसेलियम, माइसेल। तो माइसेलियम का कलेक्शन ये भी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाँ, नेटवर्क ऑफ हाइफी इसे हम कहेंगे। तो माइसेलियम कलेक्शन नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी को कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में माइसेलियम, माइसेलियम। तो आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइफी। तो हाइफी हमने पढ़ लिया, तो इसके टाइप्स भी होंगे, तो टाइप्स पढ़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। तो पढ़ते हैं कौन से टाइप्स है। तो दो टाइप्स है, पहला है सेप्टेट, दूसरा है असेप्टेट। असेप्टेट लिखना पड़ेगा, असेप्टेट लिखना रह गया था इधर, सेप्टेट और असेप्टेट। तो सेप्टेट में क्या होगा? क्रॉस वॉल्स इन हाइफी। क्रॉस वॉल्स, ये देखो इधर एक क्रॉस वॉल्स है, आईपी में होगी, इस स्ट्रक्चर में होगी। ये हाइफी जो है इसमें होगी क्रॉस वॉल्स, ये दिख रही है। और ये न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस। देखो ये क्रॉस वॉल इसमें होंगी, और ये ब्रांच भी होगी, ब्रांच, ब्रांच, ब्रांच और क्रॉस वॉल, अंदर अंदर वॉल है वो इसमें होगी। और इसमें क्या होगा डिफरेंस? इसमें क्रॉस वॉल एब्सेंट होगी, कंटिन्यूअस ट्यूब्स होगी फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या होगा? ये इसमें क्रॉस वॉल्स होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें ब्रांच होगी, इसमें नहीं होगी। तो पढ़ते हैं सेप्टेट क्रॉस वॉल्स इन हाइफी। तो सेप्टेट में क्या होगा? क्रॉस वॉल्स होगी, और असेप्टेट में नहीं होगी, क्रॉस वॉल्स होगी। तो ये सेप्टेट किस में प्रेजेंट होगा? हायर फंजाई में, हायर फंजाई में ये प्रेजेंट होगा। तो हायर फंजाई की इधर एग्जांपल लेने पड़ेंगे हमको। तो इधर लेंगे एग्जांपल एबीडी, 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 एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस। और असेप्टेट का क्या लेंगे? इसको हम क्या कहते हैं? एसेप्टेट। देखो कंटिन्यूअस ट्यूब्स है, फिल्ड विद मल्टी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से भरी हुई है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ज्यादा से ज्यादा इसमें ज्यादा न्यूक्लियस है। तो इसको हम कहेंगे असेप्टेड, और सिनोसाइटिक भी कह सकते हैं। ये किस में फाउंड होती है, किस में मिलती है? लोअर फंजाई में। किस में मिलती है? लोअर फंजाई में। इसका एग्जांपल होगा पी, फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस। इसका हायर, इसका लोअर, इसकी ब्रांच, इसकी नो ब्रांच, इसके क्रॉस वॉल्स, इसके नो क्रॉस वॉल्स, इसके एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, इसके फाइकोमाइसिटिस। तो ये मैंने आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। तो एक बात रह गई,
सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज, इधर एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी, एमसीक्यू बन सकता है। सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज, तो कंपोजिशन क्या होगा? तो कंपोजिशन फंजाई की सेल वॉल का होगा काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। तो काइटिन और पॉलीसैकेराइड इनमें होगा। तो आप बोलेंगे हमने ये पढ़ लिया, अब क्या बाकी है इसका हम रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और ये कहां से न्यूट्रिशन लेता है वो भी पढ़ेंगे। तो आप बोलेंगे कि ये क्या लिख के रखते हो और बाद में समझाते हो? तो मैं अगर ऐसा ना समझाऊं, लिख लिख के समझाऊं, तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। अगर आप बाकी वीडियोस यूट्यूब पर देखें, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, पर उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको शॉर्टकट से शॉर्टकट वे में समझा रहा हूं, और एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैं यहाँ लिख के समझा रहा हूं। ये जो है सारी एनसीईआरटी बेस्ड ही लाइन है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। मैं कुछ ऐड थोड़ा फर मेरी मर्जी से रिसर्च करके करता हूं, बाकी ज्यादा टाइम पास नहीं करता। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कुछ कुछ फंगा होते हैं सैप्रोफाइट्स। तो इसके अंदर क्या होते हैं? मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक। तो सैप्रोफाइट्स के अंदर कुछ कुछ फंगा होते हैं हेटेरोट्रॉफिक ज्यादा करके। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डेड सबस्ट्रेट जो होते हैं उनमें से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे एनर्जी गेन कर लेते हैं। आगे देखेंगे पैरासाइट्स। वो पैरासाइट्स क्या करेंगे? डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब जो भी जिंदा एनिमल्स और प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स है उन पर ये डिपेंड होंगे फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे सिम्बायोट्स। ये तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। सिम्बायोट्स क्या होता है? तो कुछ कुछ फंगा होते हैं सिम्बायोट्स। तो इनका एग्जांपल है लाइकेंस और माइकोराइजा। लाइकेंस और माइकोराइजा, तो लाइकेंस और माइकोराइजा क्या? तो देखो ये दो टाइप हो सकते हैं। तो लाइकेंस में क्या होगा? फंगस और अल्गी का एसोसिएशन होगा, उनका रिलेशन होगा एनर्जी के लिए। माइकोराइजा फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, दोनों पहले ही पढ़ा दिए, पर इधर वापस से आ गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में इस बार इधर ये नहीं दिया है, सिर्फ लाइकेंस और माइकोराइजा, क्योंकि पहले पढ़ा दिया, फिर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेन पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो पढ़ते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप के आते हैं? वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल, तीन रिप्रोडक्शन आते हैं। पहला है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव पढ़ेंगे। वेजिटेटिव किन किन बातों से? फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन। पर इसमें जो है मेन मोड इज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये इसके अंदर का मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो उसको ही पढ़ेंगे। मेन मोड पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो हमको पता है। तो मेन मोड पढ़ेंगे। अब जो होगा एक एक से कट लग जाएगा। कट मतलब है टूट जाएगा, उसके होंगे दो पार्ट। अब आप तो बोलेंगे कि ये अलग है, ये छोटा ये बड़ा, पर कुछ भी हो, ये हो डिवाइड डिवाइड हो करके बड़ा हो जाएगा, और अपना जो ओरिजिनल शेप था वो गन कर लेगा, और फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, और दो अलग अलग बन जाएंगे, सेपरेट 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 बन जाएंगे कट लग के। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। आगे पढ़ेंगे असेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है, तो फंजाई के अंदर का हमने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अगला पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है? इस बाय स्पोर्स कॉल्ड एज कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया और जूस्पोर, इन स्पोर से होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? oospores, ascospores, basidiospores से होता है। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा
तो एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स में से एंडोजीनस और एक्सोजीनस कौन है, मतलब बाहर कौन होते हैं, अंदर कौन होते हैं। तो देखो ए, एस्कोस्पोर्स का ए मतलब अंदर, और इसका बी मतलब बाहर। तो अंदर को क्या बोलेंगे, एंडोजीनस, और बाहर को क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस। तो ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडी स्पोर जियोस्पोर जूस्पोर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा oospore से एस्कोस्पोर बेसिडोस्पोर से। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज। तो स्पोर्स किस में प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी, तो इसको कहेंगे, हाँ ये फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, इसको कहेंगे स्पोरेंजियम। और इसमें होते हैं, अरे अरे इसमें होते हैं स्पोर्स। तो हमें स्पोर से याद करने में भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो भी ट्रिक पढ़ लेंगे, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स के हमने 3 टाइप्स बोर्ड पर लिख लिए हैं, बोला है आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous। तो ठीक है, आइसो मतलब सेम, अनाइसो मतलब डिफरेंट, ऊ मतलब पढ़ेंगे तो आइसोगैमस मतलब सेम मेल एंड फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली। तो जो साइज होगी वो उनकी सेम टू सेम होगी, मेल और फीमेल। तो ये मेल और ये फीमेल के लिए मैंने ये साइन दिया है, ठीक है। आपको लिख भी देता हूं इधर, किसी को नहीं समझेगा तो, मेल एंड फीमेल, सेम मेल एंड फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, ये क्या हो रहा है, लिखता ही नहीं आ रहा है मुझे, सेम मेल एंड फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। तो अनाइसोगैमस में क्या होगा, डिफरेंट मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो अनाइसो में डायरेक्टली डिफरेंट, इसकी साइज डिफरेंट हो सकती है, मतलब ये भी लार्ज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, स्मॉल, ये बिग, ऐसा कुछ भी हम कह नहीं सकते, ठीक है। वो गैमस में क्या होता है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, वैसा तो नहीं दिया है पर ठीक देख लेते हैं। वो गैमस, वो गैमस में क्या होगा, फीमेल गैमेट इज लार्ज। तो फीमेल गैमेट वो ओवम होगा, वो लार्ज होगा एक, और मेल गैमेट इज स्मॉल, तो मेल गैमेट जो होगा वो उससे स्मॉल होगा। तो ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो सेक्सुअल साइकिल में क्या होगा, फॉलोइंग 3 स्टेप इन्वॉल्व होगी, कौन कौन सी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म्स का फ्यूजन होगा, कौन से मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो जो मोटाइल मूविंग गैमेट्स होंगे और नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे जो मूव नहीं करेंगे, उनका अंदर का प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। कैरियोगेमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर फ्यूजन होगा, ठीक है। और होगा मियोसिस में क्या होगा, इन जाइगोट, मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस होगा, उससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो मियोसिस से बनेंगे, हाँ, जाइगोट में जो मियोसिस होगा उससे बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं किंगडम फंजाई का टाइप, जो कि है फाइकोमाइसिटीज, ये पहला टाइप होता है। तो पढ़ रहे हैं हम फाइकोमाइसिटीज, ये रिप्रोडक्शन हटा देता हूँ इधर से। तो इसके अंदर का पहला कैरेक्टर पढ़ेंगे, तो ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं, सो फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो कौन कौन सा हैबिटेट वो भी पढ़ लेते हैं। डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट, तो जो डिकेइंग डिकम्पोजिंग वुड होता है, लकड़ी होती है, और जो मॉइस्ट में होती है, मॉइस्चर में, उसमें भी ये मिलते हैं। डैम प्लेसेस, मतलब एकदम बद मॉइस्चर से भरी हुई प्लेसेस में। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स इन प्लांट्स, तो ये प्लांट्स में ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। माइसेलियम, इसके अंदर का माइसेलियम पढ़ेंगे। माइसेलियम, हाँ, माइसेलियम इज असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। तो इसका अंदर का माइसेलियम जो होता है वो असेप्टेड, मतलब उसमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड वो होता है, और सिनोसाइटिक होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ब्रांच भी नहीं होती, ठीक है। ग्रुप ऑफ हाइफी, इसको क्या कहा हमने,
माइसेलियम, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। ये किससे होता है? जूस्पोर और अप्लैनोस्पोर से। तो जूस्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल, मतलब ये मूवमेंट करते हैं, और अप्लैनोस्पोर्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, ये मूवमेंट नहीं करते। तो आगे देखेंगे, प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली इन द स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं। देखो फ्रूटिंग बॉडी, ये स्पोरेंजियम, और ये इसके अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं एंडोजिनसली। तो इसलिए जूस्पोर्स और अप्लैनोस्पोर्स ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, कहां पर? स्पोरेंजियम में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, जाइगोस्पोर्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो जाइगोस्पोर कैसे बनता है? टू गैमेट्स के फ्यूजन से, फ्यूजन होने से। तो ये कैसे होते हैं? सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में एकदम सिमिलर होते हैं, देखने में वगैरह एकदम सिमिलर। और इसमें अगर सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में तो कहेंगे आइसोगैमस, अगर डिसिमिलर होंगे तो कहेंगे अनआइसोगैमस। सिमिलर आइसो, डिस अनआइसो, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस एंड डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी अनआइसोगैमस। तो मैं इसकी एग्जांपल लिखना रह गया है, वो भी लिख लेंगे। म्यूकर, तो वो भी लिख लेता हूँ पहले। तो चलिए, हमारे एग्जांपल्स रह गए थे, तो अब हम एग्जांपल देखेंगे। तो 3 एग्जांपल हमें एनसीईआरटी में दिए हैं। कौन कौन से? म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूगो। MRA म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस को क्या बोलेंगे? द ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड हम बोलेंगे राइजोपस को। राइजोपस को बोलेंगे ब्रेड मोल्ड। अगर आपको कोई बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। अपना इधर कंसंट्रेशन कीजिए, क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा देखो, अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो को क्या ये क्या है? अल्ब्यूगो को क्या कहेंगे हम? द पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। तो ये पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड है। कौन? अल्ब्यूगो। तो 3 एग्जांपल याद रखेंगे, म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूगो। तो हमने अब पढ़ा फाइकोमाइसिटीज, के बाद पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। और इसके टाइप्स कौन कौन से एक बार पढ़ लेंगे क्लासेस। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। मतलब 4 हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अगर मेरे से कुछ कोई छूट जाता है गलती से तो देख लीजिएगा, कमेंट करना, उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो वो भी कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में या फिर एक शॉर्ट बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे करते हैं कंटिन्यू। एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? सैक फंजाई। तो इसको सैक फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लिए अंदर होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इसलिए इसको कहते हैं सैक फंजाई, ठीक है। तो ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। एक तो इसको कहते हैं सैक फंजाई, और ये मोस्टली होते हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर का एग्जांपल इधर दिया है, पेनिसिलियम। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, मोस्टली मल्टी सेलुलर, पेनिसिलियम। रेयरली यूनिसेल्युलर जो होते हैं, मतलब ज्यादातर मल्टीसेल्युलर होते हैं पर कम से कम यूनिसेल्युलर होते हैं। तो यूनिसेल्युलर रेयरली कौन है? यीस्ट है। तो यीस्ट को हमको तो ये नाम पता ही है, क्या है? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस, ये तो नाम आपने 8th-9th में सुना ही होगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, फर्मेंटेशन वगैरह आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो मोस्टली मल्टीसेल्युलर कौन है? पेनिसिलियम। और रेयरली यूनिसेल्युलर जो है वो ईस्ट है, हम जिसे सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। दे आर सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस। तो सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, डेड मैटर, लिविंग मैटर पे भी लाइव करते हैं, लीव्स वगैरह पर लाइव करते हैं, डिकम्पोज भी करते हैं, और कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस मींस ग्रोविंग ऑन डंग। तो जो गोबर होता है उस पर भी कोई कोई ग्रो करता है, तो उन्हें कहते हैं कॉप्रोफिलस। ये नई टर्म आई है, ये ध्यान में रखनी है। कॉप्रोफिलस मींस ग्रोइंग ऑन द डंग, ठीक है। माइसेलियम, तो इसमें माइसेलियम कैसा होगा?
ग्रुप ऑफ हाइपे माइसेलियम हमने पढ़ा, तो माइसेलियम कैसा होगा, ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड सेप्टेट। तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो सेपरेट होगा सर्टेन स्ट्रक्चर से। द प्रोटोप्लाज्म इज सेपरेटेड बाय स्पेसिफिक सर्टेन स्ट्रक्चर्स, ओके, इसलिए इसको कहेंगे सेप्टेट हाइपे। तो सर्टेन स्ट्रक्चर्स मतलब जो क्रॉस वॉल्स मैंने आपको बताया, तो उससे वो प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर का जो है वो सेपरेट किया जाएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे ब्रांच एंड सेप्टेट। तो हमने जैसे टाइप पढ़े तो ये है ब्रांच एंड सेप्टेट माइसेलियम। तो असेक्सुअल स्पोर्स इन द इसके अंदर के जो है वो कौन कौन से है, कॉनिडिया, कॉनिडिया, ठीक है। तो कॉनिडिया के क्या क्या होता है, प्रोड्यूस एक्सोजिनसली ऑन स्पेशल माइसिलम कॉल्ड कॉनिडियोफोर्स। तो उसके बाहर ये प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, एक्सोजिनसली बाहर, बाहर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये स्पोर बाहर प्रोड्यूस होगा फ्रूटिंग बॉडी के, जिसका नाम क्या है, कॉनिडियोफोर्स। तो ये असेक्सुअल स्पोर है कॉनिडिया। तो एक्सोजिनस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सेक्सुअल स्पोर्स अब देखेंगे वो कौन से है, एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, असेक्सुअल कॉनिडिया, सेक्सुअल एस्कोस्पोर्स, ये ध्यान में आपको रखना ही है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स अब देखेंगे, एग्जाम्पल्स एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। तो आप सोच रहे होंगे मैंने ये अलग लिखे और ये दो अलग क्यों लिखे, क्योंकि ये है ईडिबल, ईडिबल हम इन्हें खा भी सकते हैं, खा पी सकते हैं। अगर आप देखेंगे गूगल पे सर्च करके तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर ईडिबल, ये बहुत ज्यादा महंगे भी मिलते हैं, तो ये खाने योग्य है, ठीक है। तो हमने हाइकोमाइसिटिस पढ़ लिया, एस्कोमाइसिटिस, अब अगला पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिटिस। चलिए तो पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटिस। तो ये कहां कहां पर एग्जिस्ट करते हैं वो देखेंगे, इन सॉइल, लॉग्स, ट्रीज, टर्म्स, लिविंग प्लांट बॉडीज। तो सॉइल में, मिट्टी में, टूटे पेड़ के जो टुकड़े वगैरह होते हैं, मतलब जैसे रू टूटा हुआ पेड़ भी होता है, अलग अलग पार्ट, वहां में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। और लिविंग प्लांट बॉडीज, लिविंग प्लांट बॉडी जो होती है, मतलब लिविंग प्लांट्स ही बोल सकते हैं हम उनको, वहां पर भी ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल्स क्या है, ये यहाँ यहाँ ये एग्जिस्ट करेंगे, तो इसके एग्जांपल है रस्ट एंड स्मट्स, रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। तो इसका माइसिलियम कैसा होगा वो देखेंगे। तो मैंने आपको जैसे पिछले बताया ब्रांच एंड सेप्टेट, मतलब इसका प्रोटोप्लाज्म सेपरेट सेपरेट किया जाएगा सर्टेन स्ट्रक्चर से, क्रॉस वॉल से, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, मतलब जनरली ये फाउंड नहीं होते, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब जैसे असेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इससे इसमें किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से होगा। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट है, बट फिर भी क्या होगा, एब्सेंट है इसलिए क्या होगा, प्लाज्मोगैमी ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। तो दो सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल की फ्यूजन से क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगी, सॉरी हाँ, प्लाज्मोगैमी ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। तो डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप के दो वेजिटेटिव सेल्स या सोमैटिक सेल के फ्यूजन से होगा प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो डाइकैरियोटिक होता है, डाइकैरियोटिक होता है। इसमें एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, ठीक है, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक which ultimately give rise to basidium। तो इसका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है डाइकैरियोटिक, तो ये राइज देता है बेसिडियम को, ठीक है। आगे की लाइन हम पढ़ेंगे, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो इसमें मियोसिस और कैरी, चलिए पढ़ते हैं, क्या प्रॉब्लम आ गया था पता नहीं,
कुछ वीडियो पॉज हो गया था, तो आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ हम अटक गए थे कैरियोगेमी मियोसिस वाला। तो ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते क्या दी है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन दिस बेसिडियम प्रोड्यूसिंग बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो कैरियोगेमी एंड प्लाज्मोगेमी बेसिडियम में टेक प्लेस करती है, मतलब बेसिडियम में कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी होगी। सॉरी, क्या बोला मैं, कैरियोगेमी और मियोसिस होगा और उससे बेस 4 बेसिडियोस्पोर बन जाएंगे। तो एनसीईआरटी में ये नंबर भी दिया है, 4 बेसिडियोपोर स्पोर। तो देखो क्या क्या होगा, बेसिडियम में होगी कैरियोगेमी और मियोसिस। कहां पर होगी, बेसिडियम में होगी। मैंने आपको ये बता दिया था क्या, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इसका डाइकैरियोटिक होता है, बेसिडियम। तो बेसिडियम में क्या होगा, कैरियोगेमी और मियोसिस होगा और उससे बनेंगे 4 बेसिडियोस्पोर। नंबर भी ध्यान में रखना है, नंबर भी एनसीईआरटी में दिया है। तो जो एनसीईआरटी देती है वही हमें देखना है, ज्यादा फालतू का देखना नहीं है, और एनसीईआरटी को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एनसीईआरटी का एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी माता है। ठीक है, तो देखेंगे, तो कैरियोगेमी, एनसीईआरटी माता की जय। तो कैरियोगेमी और मियोसिस बेसिडियम में होगा और उससे बनेंगे 4 बेसिडियोस्पोर्स जो कि होंगे एक्सोजिनस, जो कि होंगे एक्सोजिनस। और क्या दिया है देख लेता हूं एक बार। हाँ, द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। तो ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे बेसिडियम पर। एक्सोजिनस मतलब बाहर की तरफ, एंडो मतलब अंदर, एंडोजिनस, और एक्सोजिनस मतलब बाहर की तरफ। तो बेसिडियोस्पोर कहाँ होंगे, बाहर की तरफ, मतलब होंगे एक्सोजिनस। ठीक है, और ये जो बेसिडियम है ये तो हो गया हमारा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सब देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल 3 दिए हमें एनसीईआरटी में, एगेरिकस, यूस्टिल्गो एंड पुसिनिया। तो एगेरिकस है मशरूम, यूस्टिल्गो स्मर्ट, और पुसिनिया है रस्ट फंगस। ठीक है, अगर हमने अब तक क्या देखा, किंगडम फंजाई के अंदर का फाइकोमाइसिटीज देख लिया, एस्कोमाइसिटीज देख लिया, बेसिडियोमाइसिटीज अब हमने देखा ये क्या हो रहा है बेसिडियोमाइसिटीज अब हमने देख लिया। अब देखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, और इसके बाद 2 किंगडम है, छोटा छोटा थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है। अगर एक आगे किंगडम प्लांटे और एनिमलिया है, उसको तो स्पेशल चैप्टर है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ हमें देखना नहीं है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आएगा वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेज। तो इस वीडियो में ये कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे। तो ठीक है, पढ़ते हैं आगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या हम क्या पढ़ेंगे अब, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो देखो, ड्यूटेरोमाइसिटीज को एक दूसरा भी नाम है जो कि है इनपरफेक्ट फंजाई। तो इनपरफेक्ट फंजाई इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, सेक्सुअल फेज इसमें प्रेजेंट ही नहीं होती। कौन सी होती है, ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ फंजाई आर नोन, इसलिए इसको कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो आपको इसका रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज ही नहीं होती, असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज इसमें होती है। ठीक है, इस ड्यूटेरोमाइसिटीज इसकी सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही होती है, सेक्सुअल नहीं होती। ठीक है, सेक्सुअल फॉर्म मूव टू क्लासिफिकेशन दे आर बिलोंग। तो ठीक है, सेक्सुअल फॉर्म जहां कहा क्लासिफिकेशन किया गया है, जहां तो वो बिलोंग करते हैं, कौन कौन से, एस्केमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। क्योंकि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ कैरेक्टर इससे मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स है, इसलिए। ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। वो कौन से स्पोर्स है, कॉनिडिया, कौन से, कॉनिडिया, असेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडिया से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो माइसेलियम इसका कैसा है,
ब्रांच्ड और सेप्टेड, ब्रांच और सेप्टेड मतलब इसका प्रोटोप्लाज्म, तो मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड कर दिया है सर्टेन स्ट्रक्चर से, जिसको मैंने वो क्रॉस वॉल्स बोल दिया था, ठीक है। सम मेंबर्स, तो ध्यान में रखिए, माइसिलियम, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट, डिकम्पोजर्स। तो कुछ मेंबर इसके होते हैं सैप्रोफाइट्स, कुछ होते हैं पैरासाइट्स, कुछ होते हैं डिकम्पोजर्स। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग। तो मिनरल साइकिल जो होती है, तो वो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। कौन? डिकम्पोजर। ड्यूटेरोमाइट सिटीज के अंदर के जो डिकम्पोजर्स आते हैं वो करते हैं मिनरल साइक्लिंग के अंदर हेल्प करेंगे। तो इसमें कौन कौन से मेंबर है? सैप्रोफाइट, पैरासाइट, डिकम्पोजर, जो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे ये इधर का ही था, गलती से इधर लिख दिया ये फीचर। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल फोर्स। अरे लिख दिया है, ये डबल हो गया ऐसा लगता है मुझे, ये डबल हो गया है। तो इतने ही कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ये एग्जाम्पल्स लिखना भूल गया था। एग्जाम्पल इसके क्या है देखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल इसके है अल्टरनेरिया, 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 कोलेटोट्राइकम, ट्रीचम बोले या ट्राइकम बोले, क्या करें, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो तीन एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिए हैं। कौन से? अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। तो मैं एक वीडियो में आपको ये याद रखने की ट्रिक भी बता दूंगा। अभी टाइम कम है तो आगे बढ़ेंगे। अब हमने किंगडम फंजाई के टाइप्स कंप्लीट कर लिए, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस से कंप्लीट कर लिए। अब देखिए किंगडम प्लांटे और एनिमलिया और वायरस वगैरह, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मार्कर कहाँ पे गए? तो चलिए पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर 3 जो अपना है वो किंगडम प्लांटी है, इसके बाद वाला। तो उसमें हमें इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हैव प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता ही है, इसलिए इसको बोलेंगे किंगडम प्लांटी। तो इसकी सेल वॉल जो होती है वो मेनली मेड ऑफ होती है सेल्यूलोज। तो इसकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है। कंटेन्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स। तो इसमें यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं। कौन से? यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। तो कोई मेंबर्स होते हैं वो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, पार्शियली। तो इसमें क्या होगा, दो टाइप्स होंगे, पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक के दो टाइप्स। ये हमें एनसीईआरटी में दिए हैं। मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ रहा हूँ, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है मेरा ये चार्ट वगैरह। मैंने सिर्फ माइंड मैप बनाया है वहां से वर्ड्स उठाकर, और अगर कुछ एक्स्ट्रा लगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइटिक दो है, एक पैरासाइटिक है और एक इंसेक्टिवोरस, मतलब इंसेक्ट को खा के वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इंसेक्टिवोरस के हमें एनसीईआरटी में दिए हैं दो एग्जांपल्स। तो कौन से? ब्लैडर वर्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप। कौन से? ब्लैडर वर्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप। इंसेक्टिवोरस, ब्लैडर वर्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप। और पैरासाइटिक कस्केटा। Insectivorous plants, bladderwort and venus flytrap, and parasitic is a cuscata. So next is planty includes. तो planty के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा तो वो देखेंगे, एल्गी,
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये तो पूरा थर्ड चैप्टर में बायोलॉजी, ये बायोलॉजी क्लासिफिकेशन थे। किंगडम प्लांटी में सब हमें दिया हुआ है। अल्टर नेचर ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। तो अब ये पैराग्राफ भी पढ़ लिएगा, इसमें ज्यादा बड़ा दिया है, ये भी पढ़ देता हूं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डायप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। तो लाइफ साइकिल प्लांट्स में दो फेजेस होती है, डिप्लॉइड वाली करते हैं स्पोरोफाइटिक और हैप्लॉइड को कहते हैं गैमेटोफाइटिक। दैट अल्टरनेट ईच अदर, अल्टरनेट होती रहती है। द लेंस ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस वे एंड वेदर दिस फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर। ये फ्री लिविंग हो सकती है और अदर दूसरों पे डिपेंडेंट भी हो सकती है। वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, तो डिफरेंट ग्रुप्स पे वेरी करते जाती है। दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो किंगडम ऑफ एनिमलिया देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं किंगडम एनिमलिया। तो इसका भी अलग से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमलिया। तो इसके कुछ फीचर्स यहाँ भी पढ़ लेते हैं। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है, प्लांट्स पे। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। तो ये प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ही होते हैं फूड के लिए। ये खुद का फूड खुद नहीं बना सकते। आगे देखेंगे, दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी। तो इनके अंदर जो इंटरनल कैविटी होती है उसमें ये फूड डाइजेस्ट करते हैं एंड स्टोर फूड रिजर्व। जैसे हम अपने पेट में डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग होगी। तो वो जो कैविटी होती है उसके अंदर फूड ये डाइजेस्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन और फैट। सो रीड करते हैं, they digest their food in an internal cavity and store food reserves as the glycogen and fat। आगे देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक, ये डायरेक्टली फूड का इंजेक्शन कर लेते हैं, फूड अपने अंदर ले लेते हैं। तो होलोजोइक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। फॉलो डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स दैट हैव अ डिफाइंड शेप एंड साइज। तो इसका एक फिक्स ग्रोथ पैटर्न होता है, पहले फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, फिर उसके बाद अडल्ट एम्ब्रियो वगैरह बनता है और उससे अडल्ट बनता है। अडल्ट में ग्रो हो जाता है और इसकी डेफिनेट शेप एंड साइज भी होती है, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। हायर फॉर्म्स शो लैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म। तो इसके जो हायर फॉर्म्स होते हैं उसमें क्या होगा? सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होगा, वेल डेवलप इसका ये होगा। मोस्ट ऑफ देम आर मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल फॉर लोकोमोशन। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये कैपेबल होंगे, तो कैपेबल फॉर लोकोमोशन ये करेंगे। आगे देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल गोनाड के कॉपुलेशन से, मतलब मेल एंड फीमेल की कॉपुलेशन से इनका रिप्रोडक्शन होगा और उनमें क्या होगा? एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। तो आगे वायरस वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको सभी किंगडम पढ़ाए तो उसमें न्यूट्रिशन तो आया ही था, तो मैंने सोचा ये भी पढ़ा देते हैं न्यूट्रिशन। जो आपको ये वायरस से रिलेटेड टॉपिक नहीं, ये पहले का टॉपिक है और मैं ये भूल गया था इसलिए आपको अब समझा दे रहा हूँ। तो देखिए न्यूट्रिशन, इसमें अलग अलग वर्ड आते हैं, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, फोटोट्रॉफ, केमोटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, सेप्लोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ में न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के है दो टाइप्स, एक है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ में आते हैं दो टाइप, फोटो ऑटोट्रॉफ और केमो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब जो लाइट से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ, सनलाइट से, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करके। और ये
जो केमिकल से अपना फूड फूड सिंथेसिस करते हैं उनको बोलेंगे केमोऑटोट्रॉफ। अब देखेंगे हेटेरोट्रॉफ में पैरासाइटिक पैरासाइटिक सिम्बायोटिक और सैप्रोट्रॉफ तीन आते हैं। तो पैरासाइटिक क्या है, हैव होस्ट एंड हार्म देम। तो इनको होस्ट होता है, मतलब ये दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको हार्म भी पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ भी देते हैं। तो हैव होस्ट एंड हार्म देम, तो होस्ट भी होता है और हार्म भी पहुंचाते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक बेनिफिट्स होस्ट, तो ये अपने होस्ट को बेनिफिट कराता है, ठीक है। अगले देखेंगे सैप्रोट्रॉप, डिफेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जो लाइव करता है वो होता है सैप्रोट्रॉप। तो मैंने इतना पढ़ा दिया। अब आगे हम देखेंगे वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेज, ठीक है। मुझे थोड़ा जरूरी लगा तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस वाला टॉपिक। तो मैंने मुझे जो जरूरी लगा वो मैंने आपको न्यूट्रिशन वाला टॉपिक भी पढ़ा दिया। अब देखेंगे ये टॉपिक, अगला टॉपिक। तो पहले कुछ लाइंस में एनसीईआरटी के पढ़ूंगा, बाद में आपको बोर्ड पे समझा दूंगा, ठीक है। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटाकर, तो एनसीईआरटी में ध्यान रखिए, मैं पढ़ रहा हूं तब। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटाकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम असेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। तो हमने अब तक जितना भी क्लासिफिकेशन हमने देख लिया आर एच व्हिटाकर का, तो आपको कहीं दिखा क्या कि इनका नाम दिया है? नहीं। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस हमने कितने किंगडम पढ़े वगैरह सब पढ़ लिया, फिर भी हमें ये देखने को नहीं मिला। तो ये स्पेशली यहाँ पर प्लेस किया गया है, क्यों? तो देखो, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम असेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये असेलुलर है, ठीक है। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। तो इसके बारे में हमें इधर थोड़ा सा पढ़ाया गया है, तो वो देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड फ्रॉम इलनेस, तो फ्लू वगैरह, तो ये किस वजह से होता है? वायरस की वजह से। वो यहाँ पर दिया है, ज्यादा वो नहीं पढ़ेंगे। कंडीशन वायरस फाउंड इन क्लास क्लासिफिकेशन दे आर नॉट कंसिडर्ड। तो वायरसेस को क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं मिली इसको, इसलिए हम उसको ट्रूली लिविंग नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रूली लिविंग नहीं कहेंगे, नॉट ट्रूली लिविंग। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक, नॉट ट्रूली लिविंग। वायरसेस आर नॉट ट्रूली लिविंग, ट्रूली लिविंग नहीं होते वायरसेस। वायरसेस ट्रूली लिविंग नहीं होते। तो आगे देखते हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें तो उसमें स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर होता है, तभी तो हम उन्हें लिविंग कहेंगे, तभी तो कहेंगे लिविंग। अगर सेल स्ट्रक्चर नहीं होगा, स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो हम लिविंग कैसे कह सकते हैं उनको? ऐसा ही इनमें होता है, इसमें स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर ही नहीं होता, तो हम इसे लिविंग लिविंग नहीं कह सकते। इसलिए एनसीईआरटी में दिया गया नॉट ट्रूली लिविंग। नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल। तो एनसीईआरटी की लाइन ही मैंने लिखी है। तो नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो सेल का तो इसमें कुछ मतलब संबंध ही नहीं है इसका, सेल का इधर। एक मिनट, हाँ, तो सेल का इसमें संबंध ही नहीं है। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल। तो ये लिविंग सेल है। अगर ये लिविंग सेल होगी तो थोड़ी बड़ी निकालता हूं, लिविंग सेल होगी तो उसका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसमें होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसके आउटसाइड आउटसाइड प्रेजेंट होगा लिविंग सेल के। अब अगर हम इसको लिविंग सेल कहे तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, वंस दे इन्फेक्ट, अगर उन्होंने हमें एक बार इन्फेक्ट कर लिया, किसने? वायरसेस ने। वायरसेस, हम स्पेसिफिक अब वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखेंगे, अगर हमें एक बार वायरसेस ने इन्फेक्ट अगर कर दिया तो देखेंगे क्या होगा? टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो सेल का जो पूरा कारोबार है, सेल जो काम करती है, उसे संभालती है, तो उसको अपने कब्जे में वो कर लेंगे। अपने कब्जे में सेल को, होस्ट सेल को क्या कर लेंगे? वायरसेस कब्जे में कर लेंगे और उनको रेप्लिकेट करेंगे, उनकी संख्या बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? मतलब उनका जो काम है उनके ऊपर वो कब्जा कर लेंगे और फिर, एक मिनट, हाँ, और फिर उनको
वो खुद रेप्लिकेट करेंगे, मतलब उनकी संख्या बढ़ाने का वो ट्राई करेंगे। आगे देखेंगे, वायरस मीनिंग वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस को क्या कहेंगे? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ये दोनों कह सकते हैं, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो भी ये एनसीईआरटी में दिया है। आगे देखेंगे, अगला एक साइंटिस्ट आता है, तो साइंटिस्ट के नाम हमें याद ही रखने हैं, ये तो आईएमपी ही होता है, ठीक है। दमित्री इवानोस्की, इवानोस्की, दमित्री इवानोस्की, इवानोस्की दमित्री इवानोस्की 1892 में, कब हुआ था? 1892 में। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म द मोजाइक डिसीज ऑफ टोबैको। तो ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखे, माइक्रोब्स ऐसे देखे कि जिससे टोबैको टोबैको प्लांट जो होता है उसमें डिसीज कॉज होता है। कौन सा? टोबैको मोजैक डिसीज, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दिया है टोबैको मोजैक, क्योंकि टोबैको प्लांट में होता है, इसलिए टोबैको मोजैक डिसीज। तो कौन सा है? टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। तो मैंने इधर लिख दिया है टीएमवी, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसकी वजह से हो गया टोबैको मोजैक वायरस। ये किसने बताया? दिमित्री इवानोस्की मुझे भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्या करें। दिमित्री इवानोस्की, इसने बताया, ठीक है। अगर ज्यादा बार पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। दे वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से स्मॉल है कौन? टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस बैक्टीरिया से स्मॉल है। तो बैक्टीरिया से स्मॉल है टोबैको मोजैक वायरस। ये कैसे पता चला? स्मॉल है तो कैसा पता करना पड़ेगा? बिकॉज दे पास टू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर कैसा होगा? क्या पास किया था? अरे भाई, ये मेन बंदा मिट गया इधर से। वायरसेस, वायरसेस, वायरसेस की जरूरत है यहाँ पर बोर्ड पर, ठीक है। तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया गया। तो अगर ये फिल्टर होगा बैक्टीरिया प्रूफ, अब हम छानते वगैरह, ऐसा छानने का कुछ होता है ना, आटा वगैरह कुछ भी छानेंगे। अगर इसमें एक बैक्टीरिया है, ये समझो इसमें फंस गया, और अगर ये छोटा है इसमें से निकल गया, तो हम क्या समझेंगे कि ये वायरस जो है, ये बैक्टीरिया और ये वायरस, तो बैक्टीरिया प्रूफ मतलब बैक्टीरिया से अंदर से नीचे नहीं जाएगा, और सिर्फ जो वायरस है वो निकल गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस इससे छोटा है, क्योंकि बड़ा होगा तो छोटे में से नहीं जाएगा, और छोटा होगा तो छोटे में बड़े में से तो चला ही जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं बैक्टीरिया क्या पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर एंड फाउंड स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। अगला क्या है देखेंगे, तो मैं लिख लूंगा यहां पर, दिखाता हूं आपको। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आगे। आगे क्या है, और एक साइंटिस्ट दिया है, और जैसे हमने अब पहले पढ़ा, तो एक मिनट में देख लेता हूँ क्या क्या एक्स्ट्रा दिया तो नहीं कुछ। हाँ, दमित्री इवानोस्की, अब हमने पढ़ा पहला साइंटिस्ट। अब दूसरा पढ़ेंगे एमडब्ल्यू बेजर बेजरनिक बेजरनिक एमडब्ल्यू बेजरनिक। तो ये 1898 में था। ये आईएमपी ही, आप साइंटिस्ट को भी ध्यान में रखिए, टॉपिक टॉपिक जैसे रखते हो वैसे आईएमपी, साइंटिस्ट पे नाम भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। किसने कब क्या किया, 2-3 साइंटिस्ट के नाम दे दिए, 4 साइंटिस्ट, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants, ठीक है। तो उसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? तो इन्फेक्टेड प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है, इन्फेक्टेड प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है, कौन कौन सा इन्फेक्टेड प्लांट? टोबैको, टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट, टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट जो है, इसका अगर एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट
दूसरे प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। जो हेल्दी प्लांट्स है, जिन्हें कुछ नहीं, कौन सा भी डिसीज उनमें नहीं है, उनको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। कौन? टोबैको। टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है। और वो जो पैथोजन था जिससे इन्फेक्ट होगा, पहले उसका नामकरण नहीं हुआ था, तो ये भैया ने उसका नामकरण कर दिया। कौन से भैया? चाचा बोलेंगे उनको, एमडब्ल्यू बेजरनेक चाचा। एमडब्ल्यू बेजरनेक चाचा, उन्होंने किया इसका नामकरण। तो उस पैथोजन को नामकरण कर दिया। क्या किया नामकरण? वायरस। उसके लिए तो इतनी जगह छोड़ी मैंने, वायरस भैया। तो वायरस उसका नामकरण उसने कर दिया। क्यों? फ्लूड फ्लूइड फ्लूइड का नाम क्या था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। उसमें जो फ्लूइड था उसका कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम ऐसा नाम था, इसलिए इसका नाम वायरस रख दिया। और कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम जो फ्लूइड है उसको हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। तो आप इतना ध्यान में रखिए, एमडब्ल्यू बेजरनेक ने इसका नामकरण किया है, नेम दिया है इसको। और क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट का, टोबैको प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है वो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और पैथोजन को नाम दिया वायरस। और कौन सा उसमें, कौन सा फ्लूइड है? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो ठीक है, अगला साइंटिस्ट देखते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरे जो साइंटिस्ट चाचा हमारे हैं वो डब्ल्यू एम स्टैनली इन 1935। उन्होंने क्या किया? तो इनका नाम भी हमें ध्यान में रखना है। ये तीसरे चाचा, दो चाचा हमारे चले गए, मतलब हो गए पढ़ के। ठीक है। शोड दैट शोड दैट इसने क्या दिखाया, क्या बताया, क्या समझाया, क्या बताया, क्या समझाया, क्या पढ़ाया? तो showed that viruses could be crystallized and crystal consist of largely of proteins। तो वायरस के हम छोटे छोटे टुकड़े, क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं, क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं। और उसमें अगर ये वायरस है तो इसके छोटे 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 क्रिस्टल बन जाएंगे। तो और जो क्रिस्टल्स बनेंगे, क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। तो जो क्रिस्टल्स होंगे उसमें ज्यादातर क्या होगा? ज्यादातर क्या पाया जाएगा? प्रोटीन ज्यादातर पाए जाएंगे। कहा में? वायरस को क्रिस्टलाइज किया तो उसके बनेंगे क्रिस्टल। इफ viruses are crystallized then crystals will form and the crystal will consist largely of proteins। अगर वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया तो क्रिस्टल्स बनेंगे और क्रिस्टल्स में ज्यादातर क्या पाए जाएंगे? प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They are inert outside their specific host cell। होस्ट सेल मतलब मेजबान कोशिकाएं, मेजबान कोशिकाएं। इनर्ट मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय, इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनर्ट, इनएक्टिव। तो आपने तो पढ़ा कि ये तो लिविंग थिंग है नहीं, इसको, ये तो दूसरे के ऊपर निर्भर ही करता है। चाहे वो उसका इसकी संख्या बढ़ाना हो, ठीक है, इसके अगर इसको संख्या बढ़ानी है तो ये स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर होना ही चाहिए। मतलब ये अपनी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं कर सकता, इसको कोई ना कोई चाहिए। और उसके अगर होस्ट सेल के अंदर ही नहीं होगा तो आउटसाइड के एनवायरमेंट में ये इनर्ट ही रहेगा, इनर्ट ही रहेगा, इनएक्टिव ही रहेगा, निष्क्रिय, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग की तरह पड़ा रहेगा। ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो इसका मतलब भी वही होगा कि वो खुद से खुद कुछ नहीं कर सकते, उनको होस्ट सेल चाहिए ही चाहिए। तो अगले कैरेक्टर भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे अगला कुछ पढ़ेंगे। एक मिनट, कैमरा सेट करने दो। ठीक है, अगला क्या है? अगला कैरेक्टर हम पढ़ेंगे। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, तो प्रोटीन भी इसमें होते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, viruses also contain genetic material।
तो प्रोटीन के साथ इसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा, वो भी देखेंगे। दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। तो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। तो आपको पता ही होगा, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जेनेटिक मटेरियल दोनों होते हैं, हाँ, या तो आरएनए या तो डीएनए। अगली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार क्वेश्चन भी आ गया लगता है मुझे। ये नो वायरस वाली लाइन आईएमपी है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, ऐसा क्या है? तो वायरस में दोनों एक साथ नहीं हो सकते, कोकोर आरएनए या डीएनए। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होगा या तो डीएनए ही होगा या तो आरएनए ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आरएनए भी है और डीएनए भी है। सिर्फ या तो होगा डीएनए या तो होगा आरएनए, या तो होगा डीएनए या तो होगा आरएनए। एक ही, कोई भी एक ही होगा। एक मिनट, हाँ, एक कोई भी एक ही होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, आपको याद में रहना चाहिए इसलिए। तो दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ रह नहीं सकते। और वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। चलिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे, आगे पढ़ेंगे। तो मेरे मोबाइल को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ जा रही है। क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। तो हम क्या देख रहे थे, हमने इतना तो पढ़ लिया था, हम ये पढ़ रहे थे, वीडियो अपने आप बंद हो जा रही है, क्या पता है। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious। तो वायरस क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये एनसीईआरटी की लाइन ही है। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is a infectious। तो वायरस होता है न्यूक्लियोप्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। और इसके बाद हम ये टोबैको मोज़ेक वायरस जो टीएमवी है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमने टोबैको मोज़ेक वायरस का मतलब उससे कॉज होने वाली बीमारियां भी देख ली थी। अब देखेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर। तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा कि वो टोबैको मोज़ेक डिसीज कॉज करता है। तो आपको इसकी लेबलिंग में भी ध्यान रखना है। तो मैंने ए भी इधर लिख दिया है। तो ए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और बी क्या है, कैप्सिड, जो कि मेड ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। तो स्मॉलर सब यूनिट, ये जो सब यूनिट से कैप्सिड बनता है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और कैप्सिड। इधर आपको इधर इतना ही दिया है। तो एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये कैप्सोमियर्स, कैप्सिड वगैरह जो है कैप्सोमियर्स, तो ये क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका, बोल्ड हिल रहा है थोड़ा, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रोटेक्ट करता है। अब आप बोलेंगे ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम तो थोड़ा निकालने में दिक्कत हो रही थी, मतलब थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना पड़ता है ना, इसलिए मतलब इतना सिमिलर तो बना नहीं सकते। ये देखो, ये एनसीईआरटी के अंदर ऐसा दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे क्या है, एक बार मैं पढ़ भी लेता हूं आपके सामने। The protein coat called capsid made of small subunits called capsomers protects the molecular acid। दो कहा, तो ये पढ़ना रहेगा ज्यादा। These capsomers are arranged in a helical polyhedral geometric forms। कैप्सोमियर जो होते हैं वो अरेंज्ड इन
हेलिकल और पॉलीहेड्रल, हेलिकल और पॉलीहेड्रल जो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स तो ये हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में आ रहे होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस, इससे टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज होता है, जो टोबैको प्लांट में मेनली कॉज होता है। तो इसकी लेबलिंग हमें याद में रखनी है। ये है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये कैप्सिड की जो कि बना होता है स्मॉलर सब यूनिट से। इसका फंक्शन क्या है कैप्सोमेर का? प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कैप्सोमेर अरेंज कैसे होते हैं? हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। तो ये है कैप्सिड, इसका इसके स्मॉलर सब यूनिट है कैप्सोमेर्स। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो पढ़ते हैं अगला। दूसरी डायग्राम हमारे लिए रह गई थी 2.6 ए, हमने पढ़ ली टोबैको मोज़ेक वायरस। अब दूसरी डायग्राम है बैक्टीरियोफेज, जो कि 2.6 बी है। वो पढ़ेंगे आप बैक्टीरियोफेज, तो पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज। और इसको कहते हैं बैक्टीरियल वायरसेस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो इन्होंने बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा, तो बैक्टीरिया को जो वायरसेस इन्फेक्ट करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल वायरसेस। ठीक है, आगे देखेंगे। यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, तो इसके अंदर क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे आगे पढ़ेंगे स्पाइडरमैन इसका स्ट्रक्चर है। तो ये मकोड़ा ऐसा चलता है वैसा लग रहा है कुछ। इसका लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये इसका हेड है, हेड हेड इसका ये हेड है। ये इसका कॉलर है, ये इसकी कॉलर है, ये इसकी कॉलर है। और ये इसको इधर जो नट नट बोल्ट जैसा वो स्क्रू में नहीं होता वैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहेंगे शीथ। शीथ, SHEATH, उसको हम कहेंगे शीथ। और अगला जो है वो है टेल फाइबर्स, वो है टेल फाइबर्स। तो ये है बैक्टीरियोफेज का हेड, ये है कॉलर, ये है शीथ, ये है टेल फाइबर्स। तो हेड तो हम समझ ही सकते हैं, हेड जैसा स्ट्रक्चर, ऊपर का हेड, नीचे का टेल। स्क्रू जैसा जो स्ट्रक्चर है, स्क्रू को जैसे ऐसा ऐसा नहीं होता, ये स्क्रू है ऐसा स्क्रू, तो उसको नहीं होता वैसा स्ट्रक्चर जो है उसको कहेंगे शीथ। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक प्लेट, वो है शीथ। और जो है हेड के नीचे क्या होता है? कॉलर, तो उसको कहेंगे हम कॉलर। तो देखो, हेड, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर्स, तो इतने सारे इसमें स्ट्रक्चर है। और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। आगे डिसीजेस वगैरह देखेंगे, और कौन से वायरस में कौन सा डीएनए, कितना स्टैंड वाला डीएनए क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए वगैरह, वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। मैंने इसका माइंड मैप बना दिया छोटा छोटा करके। ठीक है, तो वायरस में वायरस किस किस को इन्फेक्ट कर सकता है? प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया को। तो अगर प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में कौन सा आरएनए होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। अगर एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। कौन? आरएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। और बैक्टीरिया में देखें तो बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, तो इसमें होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर प्लांट्स में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, तो इसमें सिम्टम्स कौन कौन से होंगे? मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, येलोइंग और वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एनिमल्स में देखिए तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए
और डबल स्टैंडर्ड सॉरी 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 सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। देखो मेरे से भी गलती हो गई, तो आपसे भी हो सकती है। सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए एनिमल्स में हो सकता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। ये रह गया था, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, और सिर्फ सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से डिसीजेस होंगे? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, और कौन कौन सा? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इन ह्यूमंस। तो ये सारे डिसीजेस हो सकते हैं। कौन कौन से? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट करेगा? बैक्टीरियोफेज, जिसमें होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ठीक है, अगला पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम तो एनसीईआरटी के अंदर का जो लाइन है वो तो पढ़ेंगे ही, पर मैंने ये जरूरी समझा कि आपको वायरस, वायरल और प्रायम्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर के अंदर का डिफरेंस है वो आपको मैं डायग्राम्स की मदद से समझा दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वो पढ़ेंगे जो है वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के अंदर का डिफरेंस। तो ये तीनों जो है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। तो अब पढ़ेंगे तीनों के अंदर का डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस। तो चलिए पढ़ते हैं। तो वायरस के अंदर और वायरॉइड और प्रायर के अंदर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो इसमें प्रोटीन कोड भी है और जेनेटिक मटेरियल भी है। वायरॉइड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रायर्स में सिर्फ प्रोटीन कोड है। तो देखो वायरस में क्या होगा? प्रोटीन कोड भी होगा और अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होगा। वायरस के अंदर क्या होगा? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। और इसके अपोजिट ही प्रायर्स में क्या होगा? ओनली प्रोटीन कोड, सिर्फ प्रोटीन कोड ही होगा। तो अब हम जो अगले टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, वायरस के बाद क्या क्या पढ़ेंगे? वायरस तो हमने पढ़ लिया। अब देखो वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस। तो ये जो तीन रह गए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको मैं बता देता हूं डिफरेंस, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेंगे। तो वायरस के अंदर दोनों प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल, वायरस के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रायॉन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन कोड। ठीक है, तो चलो वायरसेस तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स में पढ़ेंगे इन 1971 टीओ डाइनर डिस्कवर्ड वायरॉइड दैट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो आपको ये नाम भी याद में रखना है, किसने डिस्कवर किया था, और डिसीज भी याद रखना है। कौन सा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो इसमें क्या होता है? जो पोटैटो होता है एक गोल, ये है आम जिंदगी। अरे ये है आम जिंदगी, ऐसा होगा पोटैटो ओरिजिनल शेप। और अगर इसमें आ गया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पीएसटीवी, ये अगर इसमें आ गया तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये बन जाएगा स्पिंडल शेप। तो इसके अंदर का स्टार्च कम हो जाएगा, फूड मटेरियल इसका अंदर का कम हो जाएगा। तो इसका जो है यील्ड कम हो जाएगा। इसकी वजह से किसान का खूब सारा नुकसान भी होता है। ठीक है, तो पोटैटो का ओरिजिनल शेप जो है वो स्पिंडल शेप बन जाएगा। इसके अंदर का स्टार्च, फूड मटेरियल कम हो जाएगा और किसान का यील्ड कम होने की वजह से नुकसान भी हो जाएगा। आगे देखेंगे इन्फेक्शियस पार्टिकल स्मॉलर देन वायरस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंस में। तो इसकी ये होते इन्फेक्शियस पार्टिकल्स मेनली। तो और इसका इनका साइज होता है वायरसेस से कम होता है। ठीक है, स्मॉलर देन वायरसेस। इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो होगा, जेनेटिक मटेरियल वो कौन सा होगा? फ्री आरएनए, फ्री आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा, और मतलब फ्री आरएनए, इसके ऊपर कोई प्रोटीन कोड भी नहीं होगा। ये देखो लैक्स प्रोटीन कोड, फ्री आरएनए एकदम। और ये बहुत
स्मॉल होगा, ये बहुत लंबा नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो ये मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनाने होगा, बहुत स्मॉल होगा, दैट्स नॉट गोना बी द केस। तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। तो देखो, इन्फेक्शियस पार्टिकल स्मॉलर देन वायरसेस, जेनेटिक मटेरियल फ्री आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट, लैक्स प्रोटीन कोड। तो इसमें प्रोटीन कोड जो होता है वो एब्सेंट होता है। जैसे हमने वायरसेस में देखा, दो जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन कोड से कवर होता है, तो इसमें नहीं होता। अब पढ़ लिया हमने वायरसेस, वायरॉइड्स, अब पढ़ेंगे प्रायॉन्स। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रायॉन्स। तो प्रायॉन्स के पी से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। तो प्रायॉन्स मतलब प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। तो प्रोटीनेशियस होते हैं और इन्फेक्शियस होता है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल इज एब्सेंट, ओनली प्रोटीन कोड इज प्रेजेंट। ठीक है। तो आप कहेंगे तो प्रोटीन से कैसे बीमारियां कॉज होंगी, तो इसके बारे में देखेंगे। तो प्रोटीन जो होता है एक अमाइनो एसिड की चेन है, मतलब एक प्रोटीन है, छोटा प्रोटीन की चेन है। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल इसमें हमने लिख दिए हैं। अब इसको प्राइमरी से अगर टर्शरी में टर्शरी स्ट्रक्चर इसका बनाना है, फोल्ड होना होगा, इसके लिए इसको लग होना होगा फोल्ड। तो फोल्ड होके ये करेक्ट फोल्डिंग इसकी है, तो ये अगर फोल्ड होगा तो ये होगी करेक्ट फोल्डिंग। पर इसके अंदर क्या होगा, बीमारी क्यों होगी, तो ये फोल्ड करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट मिस फोल्ड हो जाएगा। अगर ये करेक्ट स्ट्रक्चर है तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर वहां पर बनेगा नहीं, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जो मिस फोल्डेड प्रोटीन है, मिस फोल्डेड प्रोटीन है वो यहां पर तैयार हो जाएगा, मिस फोल्डेड प्रोटीन है वो यहां पर तैयार हो जाएगा, मिस फोल्डेड प्रोटीन यहां पर तैयार हो जाएगा, और ये प्रॉपरली वर्क ही नहीं करेगा, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर ही अलग है तो ये प्रॉपरली वर्क कैसे कर सकता है। तो ह्यूमंस के अंदर तो अगर ये प्रोटीन मिस फोल्डेड हो जाते हैं अच्छी करेक्टली फोल्डिंग की जगह, तो ये वर्क प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। अगर ये मिसफोल्ड ही हो गए हैं, जैसे चाहिए वैसे नहीं है, तो ये वर्क प्रॉपरली कैसे करेंगे, तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। तो ये एक्यूमुलेट इन ब्रेन, तो ये ब्रेन में इकट्ठा होते जाएंगे। इन रेयर केसेस इट एक्यूमुलेट्स इन ब्रेन। तो ये ब्रेन में बीमारी कॉज करेंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस कॉज करेंगे। तो इससे आपको पागलपन हो सकता है, मैड काउ डिसीज, पागलपन आपको हो सकता है, मैड काउ डिसीज, जिसको कहते हैं बोवाइन स्पोंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी, सेफेलो मतलब हेड, हेड में आपको ब्रेन 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 में आपको डिसीज हो सकता है, मैड काउ डिसीज। दूसरा डिसीज है क्रूसिफर जैकब सिंड्रोम, सीजेडी शॉर्ट फॉर्म है इसका, क्रूसिफर जैकब सिंड्रोम इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में होता है। तो ये है इसके कुछ डिसीजेस वगैरह, और ये प्रोटीन की मिसफोल्डिंग की वजह से ये डिसीज होता है। अगर आप इसकी साइज देखें तो इसकी साइज है सिमिलर टू वायरस, वायरस से सिमिलर, सेम टू सेम इसकी साइज है। तो ठीक है, अब हमने पढ़ लिया प्रायॉन्स, अब पढ़ेंगे लाइकेंस। चलिए दोस्तों तो देखते हैं लाइकेंस। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स और एसोसिएशंस। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो म्यूचुअली यूजफुल, एक दूसरे के काम में आते हैं। ठीक है। अलगी और फंजाई मिलकर बनता है लाइकेन। तो लाइकेन अलगी है, इसके अंदर का एल्गी ऑटोट्रॉफिक, और फंजा है हेटेरोट्रॉफिक। तो अलगी जो है वो फाइकोबॉयंट कंपोनेंट है, और फंजाई जो है वो माइकोबॉयंट कंपोनेंट है। अब ये एक दूसरे को मदद भी करेंगे, तो क्या करेंगे वो देखते हैं। इसके स्पेसिफिक अपने अपने काम है, उससे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो फंजाई जो है वो माइक्रोबायंट है, वो क्या करेगा, उसके पास बड़े बड़े हाइफे स्ट्रक्चर, पालोजिसिस स्ट्रक्चर है, तो वो अलगी को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और उसका अगर उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है,
सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 एंड मिनरल्स, तो H2 और मिनरल्स का वो एब्जॉर्प्शन करेगा सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से। और फाइकोबाइट अलगी क्या है, वो ऑटोट्रॉफिक होने की वजह से फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगा। आगे देखेंगे तो ये कहां पर ग्रो होते हैं, पोल्यूटेड एरिया में तो ये बिल्कुल ग्रो नहीं होते, फाउंड ही नहीं होते, और नॉन पोल्यूटेड एरिया में ही दे आर फाउंड, तो नॉन पोल्यूटेड एरिया में ही ये मिलते हैं। ठीक है, सेंसिटिव टू SO2, तो SO2 के लिए सेंसिटिव होते हैं, इसलिए पोल्यूटेड एरिया में नहीं मिलते। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। और एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट भी दिया है इंपॉर्टेंट, लाइकेन्स आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ये क्यों, तो ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स क्यों हो गए लाइकेन, क्योंकि पोल्यूटेड एरिया में दिखेंगे नहीं। तो अगर आप फॉरेस्ट में कहीं जाओगे तो आपको ये दिखेंगे, मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां पर पोल्यूशन नहीं है, इसलिए वो दिखेंगे और वो गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स है। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। और तो हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो में हम नया चैप्टर लेके आएंगे और इसके क्वेश्चंस भी हम एक वीडियो में देख लेंगे, और इसकी जो अलग अलग ट्रिक्स है, क्वेश्चंस और एग्जांपल्स याद करने की जो हमें लर्न करना पड़ता है, वो ट्रिक्स भी देखेंगे। और नया चैप्टर मैं ले आऊंगा। आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिखे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे। लाइक करें, अपने दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।